मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा अपन पढ़ रहे थे कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? कैपेसिटर, संधारित्र के बारे में अपन बातें कर रहे थे। तो संधारित्र का हमारा ये लास्ट लेक्चर है। मैं 3 लेक्चर में आपको कैपेसिटर पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। अच्छे से पीछे वाले वीडियोज़ आप देख ले, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, लाइक भी करे और शेयर भी करे अपने ग्रुप के अंदर। तो हमने कहा सब हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है हमारा। क्या है बेटा? एक स्पेशल अरेंजमेंट है प्लेट्स का। इससे पहले भी हमने देखा था कि जो प्लेटें थी हमारी, उन प्लेटों के लिए हमने कुछ अरेंजमेंट देखे थे। तो वैसे ही हमारे पास अब अरेंजमेंट है। अभी सुनना, अभी जो मैं बातें कह रहा हूं कि इन सभी प्लेट्स के लिए जैसे अगर डिस्टेंस की बात करूं, मान लो ये डिस्टेंस है, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या लेके चल रहा हूं? सेम लेके चल रहा हूं। ऑल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आर इक्वल एंड द एरिया इज ऑल्सो इक्वल फॉर द प्लेट्स। सभी प्लेटों के लिए एरिया भी सेम है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ऑल्सो सेम। ये बात समझ में आ गई अपन को। अब अपन को सॉल्यूशन करना है। इनमें कैसे करोगे बेटा? देखो, इनका करने का तरीका ये है कि एक जगह पर जीरो मान लो और एक जगह पर v मान लो। इसका मतलब हुआ जिनके बीच में आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, आपको पूछा A और B के बीच में C इक्विवेलेंट, जिनके बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है उनके बीच में क्या बैटरी को जोड़ देंगे हम लोग। तो A और B के बीच में किसको जोड़ दिया? हमने बैटरी को जोड़ दिया। हाँ, ये चमका यार बिल्कुल। तो क्या करोगे? क्या इस वाले पर कोई पोटेंशियल है? नहीं है। तो इस पे क्या मान लोगे? x मान लो। तो इस पे भी क्या होगा? पूरे पे नहीं आया यार। तो बेटा जब प्लेटों को दो पे तो आपने बैटरी जोड़ दिया, इनसे तो आपने बैटरी जोड़ दिया, ये लो ऐसे बैटरी जोड़ दिया। क्या ये हमारा सवाल बन गया? अरे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? एक जगह 0 मान लो, एक जगह v मान लो, एक जगह x मान लो। क्या देखो, यहां से शुरुआत करनी है। x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर, x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर बना दो। ये लो साहब, ये कैपेसिटर बन गया। a और x, 0 और x के बीच में एक बना दो। ये लो फिर से बना दिया साहब हमने। ये लो, ये नया बना दिया। ये किसके बीच में? 0 और x के बीच में बना दिया। फिर देखो x और v के बीच में ये बना दो। x और v के बीच में नहीं आया। क्या यार हमने बोल दिया। और हम क्या कह रहे हैं कि सब जो c, क्या सबके बीच में डिस्टेंस को सेम ले रहे हैं कि सब ये भी d है हमारा, ये भी d है हमारा, ये भी d है। सारी की सारी डिस्टेंस आर इक्वल है। अगर सभी डिस्टेंस इक्वल है तो ये भी c होगा, ये भी c होगा, ये भी c होगा। क्या c बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होना चाहिए? अरे नहीं चमका यार। क्या होना चाहिए? क्या ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होना ही चाहिए? तो हमने लिख दिया साहब। बता दे सी इक्विवेलेंट। सी और सी कितना हो गया? अरे 2c। क्या पैरेलल है? क्या 2c और c कितना हो गया? 2/3 सी इक्विवेलेंट। दिस इज द सी इक्विवेलेंट आ गया। और सी का वैल्यू तुझे लिखना है तो लिख दे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब सुन बेटा, ये तो तब की बात थी जब डिस्टेंस हमारी क्या है? बराबर। अगर अलग होती, सोच ये अलग होती तो यार ये तो फर्क आता नहीं। ये सी होता, हो सकता है ये कुछ और हो जाता, ये C1, ये C2, ये C3। बाकी तो काम तेरे को आता ही है। बाकी तो वही काम करना है जो तूने पहले किया था। अब सुन, आपसे बोलता इस वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप बताओ कितना हुआ। इस वाले कैपेसिटर पे ध्यान सुनना, इस वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल ड्रॉप की अगर अपन चर्चा करें तो देख कैसे करेंगे बेटा। क्या देख, ये 0 और v के बीच लगा हुआ है। क्या c और c 2c है? क्या नहीं चमका यार। c और c 2c। क्या यार एक बात सोच, इस पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा वो इस वाले का आधा आएगा, या लिख दू 2v/3। नहीं चमका यार। और इस पे कितना आएगा? v/3। ये तो मैंने बता दिया था कि साहब v प्रोपोर्शनल टू 1/c। जिसका पोटेंशियल ड्रॉप, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका पोटेंशियल ड्रॉप कम आएगा, इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो ड्रॉप कम आएगा। इस पे v/3। बता, इस पे चार्ज बता सकता है तू? क्या इस पे भी चार्ज बता सकता है? सारे काम हो गए बेटा। चार्ज निकालना सीख लिया आपने। ये हमारा एक स्पेशल केसेस है। ये D होता, ये 2D होता तो C अलग हो जाता हमारा, कोई फर्क। ऐसे ही हमारा ये सवाल आ गया बेटा। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहा? A और B के बीच में तो एक को 0 मान लो और एक को v मान लो। बाकी को क्या मान लोगे? x ले लो। ये 0, ये v और ये x। क्या x और 0 के बीच में एक कैपेसिटेंस लगा दो। ये x और 0। फिर देखो 0 और v के बीच लगा है, 0 और v के बीच लगा दो। ये लो, ये 0 और ये v। क्या v और x के बीच भी लगा? देखो v और x। क्या ये लगा हमारा? मैं कह रहा हूं सारी डिस्टेंस इक्वल है तो ये c कितना हो गया? c और c 2c/2 और 1
पैरेलल में है, जोड़ दोगे तो 3/2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आ गया सी इक्विवेलेंट। बोल चमका कि नहीं चमका रे। कई बार ऐसा कहता है कि साहब इसके अंदर कुछ भर दिया मीडियम हमने, अभी मैंने मीडियम की चर्चाएं नहीं करवाई है, इस वाले सवाल में कर लेते हैं। इसमें क्या मानना है, ए और बी के बीच निकालना बेटा। सारी डिस्टेंस वैसे ही है हमारी इक्वल की इक्वल, हमने अभी भी डिस्टेंस को अलग नहीं माना है। तो क्या करेंगे, एक जगह 0 मान लेते हैं, इस जगह v मान लेते हैं। बोल चमका यहां तक। हम कहा कि सब ये 2 का काम तो खत्म हो गया, इस पे मान लो x, क्या इस पूरे पे x ही हो जाएगा रे? अरे नहीं आया यार। क्या इस पे y मान लूं मैं, तो क्या इस पे पूरे पे y ही हो जाएगा? चमका ये बात। इस पे मान लो z, क्यों अलग है यार, मानना पड़ेगा। अगर मानना पड़ेगा तो बना लो, ये 0, ये v, ये x, ये y और ये z। चमका के उल्टा लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इसको। मैंने कहा ये z है, ये y है और ये x है। ठीक, अब ऊपर से चलो, x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो। ये लगा दिया साहब x और 0 के बीच में। क्या 0 और y के बीच लगा? 0 और y के बीच लगा दो। नहीं चमका यार, आया कि नहीं आया रे? 0 और y के बीच लगा दिया, 0 और y। फिर y और x के बीच लगा दो, ये लगा देते हैं, y और x के बीच लगा दिया साहब। y और x के बीच अब x और z के बीच, z और x के बीच लगा दो। ये z था हमारा, ये लो, ये x और z के बीच लगा दिया बेटा, लगा दिया z और x के बीच, z और x। अब z और y के बीच लगा दो, z और y के बीच लगा दिया, ये लो। फिर सुनो, y और v के बीच, y और v के बीच, y और v के बीच लगा दो, ये लो। ये खत्म कहानी। क्या समझ आया क्या? सारे के सारे c है रे। कैसे हैं सारे के सारे? c है। अब सोच, सोल्व कैसे करेगा? ये c और ये c कितना हो गया? c/2। दीज टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेटा इन दोनों को लिख दिया मैंने, c और c को क्या लिख दिया? c/2, सीरीज में है तो ये c/2 आ गया बेटा यहां पर। ये हमारा क्या आ गया रे? c/2। बोल क्लियर है? क्या ये c और ये c/2 पैरेलल है? तो कितना हो जाएगा? 3/2c। अरे कितना हो जाएगा? 3/2c। ये तो समझ आ गया होगा। अब सोच, ये 3/2 और ये कैसे हैं? सीरीज में। तो इन दोनों को सोल्व कर लो। तो इन दोनों को सोल्व करोगे, 3/2 इंटू 1/3/2 प्लस 1 तो आएगा 3/5। तो बेटा इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो आएगा 3/5। ये नया कैपेसिटेंस आ जाएगा 3/5। ये भी आ गया यार, 3/5c आ गया। अब सुन, ये 3/5 और ये कैसे हैं? पैरेलल में। क्या दोनों ऐड हो जाएंगे? तो आ जाएगा 8/5। ये आ जाएगा 8/5c। अब बोलिए दोनों कैसे हैं? सीरीज में। तो फाइनल में हो जाएगा 1 इंटू 8/5 अपॉन 1 प्लस 8/5। एलसीएम लेके 5 को 5 से काटा, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 और 13 हो जाएगा, तो 8/13c। ये हमारा सी इक्विवेलेंट। बोल चमका कि नहीं चमका? क्या समझ में आया मैंने क्या निकालना सिखाया बेटा? तो यहां से हमने ये सी इक्विवेलेंट स्पेशल केसेस के लिए पढ़ लिया कि साहब इसमें कैसे निकलता है। अगर आपके पास डी अलग अलग होता, अरे आपके पास अगर डी का वैल्यू अलग अलग होता तो भी कर लेते यार। तो करके देख, बिल्कुल कर सकते हैं यार, क्या दिक्कत है अपन को। तो साहब हमने कहा कि साहब हमने ये चीजें सोल्व कर ली। देख कैसे, सोच कर एक सवाल लिया मैंने, एक सवाल ले लिया मैंने। ये हमारा एक कैपेसिटेंस बना रहे हम लोग, ये एक प्लेट लिया और एक ये प्लेट लिया। ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये 2D है और ये डी है। सोच के देखना बेटा, ये डी, ये 2D और ये डी है। ठीक, इसके अंदर कोई मीडियम भी भर दिया मैंने। जो अभी मैंने मीडियम की बातें बताई नहीं है, आगे बताऊंगा, अभी ध्यान मत रखना। तो मीडियम को हटा देते हैं, बाद में लास्ट में कर लेंगे बेटा। तुम तो सोचो ये डी है हमारा। अब बोला ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट बताओ, तो क्या करेंगे बेटा? सी इक्विवेलेंट बताओ या पोटेंशियल बताओ। यदि यहां पर बैटरी लगा दी जाए, यदि यहां पर बैटरी लगा दी जाए, तो हमारा मकसद क्या है? इसको 0 मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। बोल मान लेंगे बेटा। ये मान लेंगे x, तो ये भी क्या होगा? x। तो लिखते हैं ये 0, ये v और बीच में क्या आएगा? x। x और 0 के बीच में एक कैपेसिटेंस लगा दो, ये लगा दिया साहब। x और 0 के बीच में कितना आएगा? इसको वो नाम दे दिया मैंने c। c बराबर a एप्सिलॉन नॉट बाई d। ये तो एक जनरलाइज बात कर ली कि साहब जो g का वैल्यू, c का जो वैल्यू है मेरा वो है a एप्सिलॉन नॉट बाई
डी आ गया। बोल चमका रे, इस बात के लिए कोई दिक्कत है किसी को? सब ये बात समझ में आ गई हमको। हमने कहा अगला देखो, 0 और x के बीच में हमारा 0 और x के बीच में और लगा देते हैं बेटा, ये लो। अब की बार देखो 0 और x के बीच में अगर लगाया तो डिस्टेंस कितना है 2d, तो यहाँ 2d हो जाएगा, तो ये c कितना हो जाएगा c/2, ये हो जाएगा c/2। फिर देखो x और v के बीच, x और v के बीच क्या है हमारा c। समझ आ गया क्या रे? क्या अब सोल्व कर सकते हो यार? आपको पोटेंशियल डिवाइड करना है, सारा काम करना मैं पहले सिखा चुका हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर को देखना, इससे पहले वाले लेक्चर में पोटेंशियल डिवाइड करना, इन पे चार्ज निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया तो चार्ज आप निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेटा ये हमारा स्पेशल केसेस हो गया इनके लिए कि सब हम कैसे इनको सोल्व करते हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ से देख ली। बोल क्लियर हो गया ये चीज़? कोई कन्फ्यूजन है क्या इस बात में? हाँ, तो स्पेशल केसेस के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं फोर्स ऑन ए प्लेट। प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं बेटा जी। देखो किसी प्लेट पर फोर्स कितना लगेगा एंड वर्क डन टू मूव द प्लेट को मूव करने में कितना वर्क डन होगा वो भी पता कर लेते हैं बेटा जी। सोच के देख, हमने क्या कहा कि सब हमारे पास एक प्लेट ये है जिस पे प्लस का चार्ज है, क्या है रे? प्लस का क्यू चार्ज है। एक दूसरा प्लेट है हमारे पास जिस पे माइनस का क्यू चार्ज है। ये कैसा है? माइनस का क्यू चार्ज। दोनों को कहाँ रखा? डी पे रख दिया। अब मुझे बताओ, और बोल दिया कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है बेटा जी? ए है। आपसे बोला गया कि सब इस प्लेट पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, वो फोर्स कितना है वो निकालना है। तो एक बात बताओ बेटा, क्या इस वाले के कारण से यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहा हो? इसके कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा? इसके कारण से सोच के देखना, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया पॉजिटिव के कारण से, वो आता है σ/2 एप्सिलॉन नोड। अरे नहीं चमका यार, किसके कारण से? ये जो प्लेट था हमारा, ये वाला प्लेट, इस वाले प्लेट के कारण से यहां पर इस पूरी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल चमका। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यानी इसको अगर Q के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो Q/2a एप्सिलॉन नोड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू प्लस पॉजिटिव प्लेट। अब बता, पॉजिटिव प्लेट के कारण से इस क्यू चार्ज पर कोई फोर्स लगेगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है? QE। तो फोर्स बराबर आ जाएगा Q इंटू E, ये आ गया 2a एप्सिलॉन नोड, यानी Q²/2a एप्सिलॉन नोड। अरे चमका कि नहीं चमका रे? क्या समझ में आई मेरी कहानी? तो साहब हमने कह दिया ये हमारा फोर्स लगता है इसके कारण से यहाँ पर। ये कोई बात दिक्कत इसमें? कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ मेरे को। अब सुनना, अगर आप वर्क डन की बात करो, कैसे? आपसे क्या कहा जाता है? वर्क डन। ये तो फोर्स की बात कहा, वर्क डन की बात ये कही जाती है कि साहब इस वाली प्लेट को डी से 2d पे ले गए, डी से तो 2d पे ले गए। तो खास बात तो ये है बेटा, दो तरीके हमारे पास। एक तो फाइनल एनर्जी, दोनों को माइनस कर लो एनर्जी को। जैसे इसके लिए मैं कह दूं कि इनिशियली में EI जो है, एनर्जी का फॉर्मूला याद करो तो क्या था? 1/2 एप्सिलॉन नोड इंटू E², या कह दूं CV²। क्या टोटल एनर्जी यही थी रे हमारी? अरे नहीं चमका यार। बोल था कि नहीं था? इनिशियल में यही एनर्जी थी। इसको मैंने क्या लिख दिया? Q के रूप में लिख देता हूं, तो लिख दूंगा Q²/2c। दिस इज द E इनिशियल। क्या Q ये था? C कितना लिखूंगा? C लिख दूंगा A एप्सिलॉन नोड बाई D। क्या दिस इज द E इनिशियल रे? अरे नहीं चमका यार। दोबारा आपसे कहा E फाइनल। जब मान लो किसी 2D डिस्टेंस तक ले गए तो एनर्जी कितनी आएगी? E∅ Q²/A एप्सिलॉन नोड इंटू 2D। अब डिस्टेंस कितना हो गया रे? अरे नहीं चमका यार, नहीं आया क्या रे? अरे हमने कह दिया साहब अब डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया। क्या हमने ये कह दिया कि
कि जैसे ये बढ़ा तो क्या हमारे पास एनर्जी का एक डिफरेंस आया, वही डिफरेंस के बराबर हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। उसको निकालने का तरीका कैसे है वो अपन आगे पढ़ेंगे। ये तो बेसिक से आ गया, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस निकालना हमने सीख लिया। एडिंग डालो नया, ये हमारा फोर्स की बात कर लिया बेटा, प्लेट के ऊपर फोर्स कितना लगेगा वो चर्चा अपन ने कर ली। एक सवाल है तुम्हारे लिए, मैंने क्या कहा कि साहब मेरे पास एक प्लेट है, हमारा ये प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है। इस प्लेट को आपने 3Q चार्ज दे दिया और इस प्लेट को -Q चार्ज दे दिया, ठीक। दोनों को d डिस्टेंस पे रख दिया। कितने पे रख दिया? अरे d डिस्टेंस पे। आपसे बोला गया कैपेसिटेंस बताओ बेटा, इसका क्या पूछा गया आपसे, कैपेसिटेंस बताओ C कितना होगा। तो सोच के देखना, सबसे पहले कह दूं कि यार ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट तो करो, इधर कितना आएगा, दोनों को सम करके दो। अरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था मैंने कंडक्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का 8th लेक्चर, जिसके अंदर कंडक्टर की बातें पढ़ाई थी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, तो दोनों का सम करो, कितना होगा 2, 2 का आधा प्लस का Q तो इधर आ जाएगा और माइनस प्लस का Q ही इधर। यहाँ कितना बच जाएगा, प्लस का 2Q, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 2Q। इस चार्ज का हमें कोई लेना देना। तो हमारे पास ये जो कैपेसिटर बना, उस कैपेसिटर के लिए चार्ज कितना बेटा, इधर तो आ गया हमारा प्लस का 2Q और इधर आ गया हमारे पास माइनस का 2Q। क्या यही कैपेसिटर बना रहे हमारा? अरे नहीं चमका यार, मैंने कहा कि भाई कंडक्टर में हमने पढ़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कैपेसिटर तब बनेगा ना जब इस तरह से चार्ज हो हमारा, तभी तो बनेगा यार। तो हमने बोला सब कैपेसिटर पे ये अब बताओ, अब हमसे पूछा गया कि साहब अब बताओ कितना हमारे पास ये रहेगा कि साहब कैपेसिटेंस क्या रहेगा। तो C बराबर क्या लिखा करते थे, Q बाई V, Q बाई V। तो Q बराबर क्या लिख दूंगा, अरे 2Q, Q बराबर 2Q, या पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अरे E इंटू डी, E इंटू वी बराबर E इंटू डी। और E का वैल्यू क्या रखूं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, सिग्मा बाई, और सिग्मा की जगह क्या लिखूं, चार्ज अपॉन एरिया। क्या 2Q से 2Q कट गया रे, क्या A एप्सिलॉन नोड बाई डी आया? अरे नहीं चमका यार, ये तो मैंने पहले भी कहा था चार्ज पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। क्या डिस्टेंस तो अभी भी डी है, क्या एरिया वही है? देख ये चार्ज से इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा सवाल पूछ ले आपको यहां से, ये आपको दिया सिर्फ इतना सा, आपसे बोले इस -Q वाले पे लगने वाला फोर्स बताओ। तो बेटा पहले इसके कारण से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वो कितना आएगा, वो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। सिग्मा की जगह क्या लिख दूंगा, 3Q अपॉन एरिया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3Q एट दिस पॉइंट, इनटू चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द फोर्स ऑन प्लेट B, ये B है हमारा। तो क्या B प्लेट पे फोर्स निकालना सीख लिया बेटा अपन ने कि साहब B पे फोर्स कितना आएगा, ये कहानी भी पढ़ ली हमने। अरे फोर्स की और चार्ज की दोनों बातें पढ़ ली। अब बात करते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की। तो हेडिंग डालो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सुनते जाना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहानियां होती है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़िया काम की बात होती है बेटा हमारी। ये सुने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में अपन क्या करते हैं कि सब हमारे पास जो कैपेसिटर होता है, हम ये चाहते हैं कि वो कैपेसिटर जो था आपका, उस कैपेसिटर के लिए जो भी आपका कैपेसिटेंस आए, या कह दूँ उसमें जो स्टोर होने वाली जो एनर्जी है, क्या वो मैक्सिमम चाहते हैं हम लोग। हम हमेशा यही चाहते हैं कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वह एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो, इसी की चाहत रखते हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा कि सब हमने, जैसे मान लो हमारे पास ये प्लेट थी, हमारे पास ये प्लेट है बेटा, सोच के देखना, इस पे प्लस का सिग्मा है, ये प्लस का सिग्मा है, और इस वाले पे माइनस का सिग्मा है, ये माइनस का सिग्मा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, ये माइनस का सिग्मा और ये प्लस का सिग्मा, दोनों को d डिस्टेंस पे रख दिया गया। अब यहां दो चीजें आती है हमारी कि साहब इसके अंदर अगर आप कोई मटेरियल भर दो, सोच के देख, मैंने कोई ये मटेरियल भर दिया इनके बीच में,
इसके बीच में एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, ये लो, ये लो। तो होगा क्या बेटा, अगर आपने इसके अंदर कोई पोलर मटेरियल भरा है तो क्या होगा, यहां पर माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा रे, माइनस का सिग्मा इंड्यूस्ड, ये क्या लिखा मैंने, माइनस का सिग्मा इंड्यूस्ड, और यहां क्या हो जाएगा, प्लस का, अगर पोलर है तो, अगर पोलर है तो यहां क्या हुआ, प्लस का सिग्मा इंड्यूस्ड। यहां चमक गई बात। अब तो सोच के देख, हमने कहा कि सब यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक तो इस बाहर वाली प्लेटों के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इधर की तरफ आया, वो कितना आया बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, बोल यही तो आया। मैं कह दूं ई नेट की बात कर, तो बेटा इस वाले के कारण से, क्या अंदर वाले के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, तो नेट निकालिया सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन नोड। यहां से सिग्मा अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड बाई सिग्मा। चमका कि नहीं चमका रे, यानी ये हो गया बेटा। ये सोचो, क्या ये कुछ कमी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अरे किसमें कमी आ गई, है इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आई, इस कमी को हमने शो कर दिया किससे, हमने कहा साहब जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आया वह कमी एक फैक्टर से कम हो गया। किससे कम हो गया, एक फैक्टर से कम हो गया, और इस फैक्टर का जो के है उसको कहा गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम दिया गया। इस बात को क्या नाम दे दिया गया रे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम दिया गया कि जिस इफेक्ट से, जिस फैक्टर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आई है इसी को हमने क्या नाम दे दिया, दिस फैक्टर इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा आपके, कि आपने बीच में कौन सा मटेरियल भरा है, आपने बीच में कौन सा मटेरियल भरा है इस बात पे डिपेंड करेगा। तो हम कहें कि साहब सी, पहले सी कितना हुआ करता था, ए एप्सिलॉन नोड बाई डी। जब आपने कुछ नहीं भरा तो यही हुआ करता था। जब आपने कुछ भर दिया तो ध्यान से देखना, आपके पास क्या होगा, क्यू बाई वी होता है, क्यू बाई वी होता है। अब सोच के देख, क्यू तो क्यू ही रहेगा, v क्या हो जाएगा, e इंटू डी। ध्यान से सुनना, e इंटू डी, e इंटू डी। अब यार जब फैक्टर भर दिया गया तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में के फैक्टर से कमी आ गई रे, अरे नहीं चमका यार, इलेक्ट्रिक फील्ड में किससे कमी आ गई, के फैक्टर से कमी आ गई, और e को लिख दिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, चमका रे, और सिग्मा को लिख दिया q बाई ए। क्या q से q कट गया, क्या सी डैश आया वो ए एप्सिलॉन नोड बाई डी इंटू के आ गया। कई बार इसी को एप्सिलॉन आर भी हम कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी की अपन बात करेंगे बेटा इसकी। तो ये के हमारा क्या, कि ये बात सोच, क्या जो सी डैश आया वो सी इंटू के आ गया रे, क्या जो सी हुआ कैपेसिटेंस हुआ वो बढ़ गया, हमारे लिए फायदा हो गया। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब हमारे लिए फायदा हो गया, अरे नहीं चमका यार। या फिर ये कह दूं कि साहब कैपेसिटेंस जैसे ही बढ़ा, कि पहले वाला सी था अब क्या हो गया, सी डैश के इंटू के टाइम्स बढ़ गया। तो जैसे ही आप मीडियम भर दोगे किसी भी अंदर, किसी भी कैपेसिटर के अंदर, तो हमारे पास जो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो घट जाएगा बेसिकली, पोटेंशियल का वैल्यू भी घट जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा तो सी बढ़ जाएगा, लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं आई साहब, बोल बिल्कुल मज़ा आया। अब आपसे कहा जाए बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है अपन को, बहुत सारी बातें, इतनी बात समझ में आ गई साहब। अब नया क्या हो गया हमारा, के इंटू सी हो गया, जो नया जो आया वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमने ये लिख दिया। इसको लिखने का तरीका देखना बेटा, मैंने क्या लिखा, ए इंटू एप्सिलॉन नोड डी बाई के, ये लिखा मैंने, ये सी डैश को लिख दिया। ये डी बाई के लिखने का मतलब है, डी बाई के इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। प्लेटों के बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस है, जितने में आपने मीडियम भर दिया, जितने में आपने मीडियम भर दिया उतने में क्या कहलाएगा, डी बाई। याद करने का तरीका बताऊंगा, दिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस, और जहां जहां पर मीडियम भरा है उस डिस्टेंस को हम क्या लिख देंगे, डी बाई
के, और जहां मीडियम नहीं भरा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये हमारा बेसिक फंडा हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक के लिए। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है फॉर एयर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 81 होता है फॉर वाटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिटी होता है फॉर कंडक्टर्स और मेटल भर दिया जाए, कंडक्टर और अगर मेटल भर दिया जाए तो ये होगा। ये हमारी बेसिक सी कहानी। या कह दूं के का वैल्यू ग्रेटर देन होता है ऑलवेज, अरे हमेशा क्या होता है के का वैल्यू 1 से, तो हमेशा जब भी आप मीडियम भरोगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा बढ़ेगा। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। अरे चमका कि नहीं चमका ये बात कि सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या फ़र्क पड़ा हमारा कैपेसिटेंस में? हाँ आया साहब बिल्कुल। अब अगली बातें करते हैं। ये तो एक बेसिक सी बात बताई मैंने कि सब इसको भरा मैंने। अब मैं कह दूं कि सब इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भरते मैंने इस तरह से भरा, अगर मैं अलग अलग मीडियम से भरूं तो, अगर ये तो एक ही मीडियम से कंप्लीटली फिल कर दिया मैंने, अगर कंप्लीटली फिल ना करूं, कुछ पार्ट फिल करूं या अलग अलग मीडियम से फिल करूं तो क्या होना चाहिए? सोच के देख। मैंने कहा साहब मेरे पास ये हमारा कैपेसिटर है, यहां प्लस का चार्ज था हमारा, बिल्कुल सही बात है, ये माइनस का था, इनके बीच में डिस्टेंस था डी। आपने क्या किया कि सब एक टी थिकनेस का, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कराऊंगा अब इस बात का, मैं आपको सीधा लिखाने की कोशिश करूंगा समझाकर। मैंने कहा साहब ये आपने कोई टी थिकनेस, ये कितना थिकनेस है बेटा जी? टी थिकनेस का के का मीडियम भर दिया, के का। बताओ अब नया जो सी होगा वो क्या होगा? तो बेटा देख मैं नया सी लिख रहा हूं, सी होगा हमारा ए एप्सिलॉन नोड अपॉन डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सा लिखना है? इफेक्टिव, ये ध्यान रखे कौन सा डिस्टेंस लिखना है? इफेक्टिव। इफेक्टिव लिखने का तरीका क्या कहा था? हवा में जो डिस्टेंस होता है ऐसे कैसे लिखनी है? बता हवा कितने में भरी हुई है? क्या डी माइनस टी में हवा भरी हुई है? एक तो डिस्टेंस इफेक्टिव ये हो गया जितने में क्या है हमारी हवा, प्लस क्या इस डिस्टेंस में मीडियम रखा है? इस डिस्टेंस में इतनी मोटाई का थिकनेस हमारा मीडियम का है, तो हम क्या लिख देंगे? क्या टी बाई के लिख देंगे? नहीं चमका यार, ये हमारा सी आ गया नया। लिखने का तरीका समझ आया? इतना ध्यान रखो कि सब जो डिस्टेंस आपने मटेरियल भरा है उसको आपको इफेक्टिव में चेंज करना है, बाकी जितने में हवा है वो हवा लिख दो। भाई इतने में तो हवा है ना, देखो ये तो हवा है हमारी, ये तो एयर है, तो एयर के लिए कोई के का लेना था तो डी माइनस टी में तो हवा है, प्लस बाकी जो था वो टी बाई के हो गया। तो इफेक्टिव डिस्टेंस लिखते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस लिखने का तरीका ये हो गया। अब मैं कह दूं कि सब आपने बहुत सारी अलग अलग मीडियम ले लिए, ये प्लस का क्यों था आपका? आपने पूरे के पूरे डी को भर दिया, पूरे के पूरे डी को भर दिया। कैसे भर दिया ध्यान से सुनना। मैंने कहा साहब एक मीडियम ये भर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये T1, T2, T3, T4 ऐसे K1, K2, K3, K4 ऐसे भर दिया। अब क्या लिखें बताओ? सी जो लिखूंगा नया वो लिखूंगा ए एप्सिलॉन नोड अपॉन, हवा में डिस्टेंस क्या है? जीरो, कुछ है ही नहीं, सारे में क्या रखा है हमने? मीडियम रखा है, तो हवा में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इस डिस्टेंस को लिखो, क्या लिखोगे? T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अरे इफेक्टिव लिखने का तरीका तो यही था यार, T3 बाई K3। अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब। क्या समझ आई क्या मेरी कहानी? कि सब हमने मीडियम में, मैं बेटा इसको डेरिवेशन में ना बदलकर सीधा कराने की कोशिश किया। अगर डेरिवेशन से कराता तो यहाँ थोड़ी सी एक बात समझानी पड़ती है आपको कि साहब ये सारे के सारे कैपेसिटर बन रहे हैं, बहुत सारे कैपेसिटर बन रहे हैं, और बहुत सारे कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं, और सीरीज वाला कॉम्बिनेशन में यहाँ से करवाता आपको। क्या चमक गई क्या बात मेरी? अब सुने और कहानी सुने। अलग अलग तरीके के कैपेसिटेंस करवाए जाते हैं बेटा इसके अंदर। अब अपन और बातें करते हैं, और क्या? सुनते जाए ध्यान से। हमने कहा कि सब हमारे पास कुछ इस तरह से बातें हो रही हैं कि सब एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। मैं किसकी बात करूँ बेटा? एग्जाम्पल की। देख मान लो तुम्हें कहा गया ये प्लेट है हमारी, इन प्लेटों के बीच में प्लेट का एरिया है ए, प्लेट का एरिया क्या है? ए। आपसे बोला गया कि सब यहां तक तो कोई अलग मीडियम भर दिया, के का, कितने का भर दिया? के का, या K1 का भर दिया, यहां तक कुछ अलग मीडियम भर दिया, ये K2 का, और ये कैसे भर दिया? K3 का। तो सोच के देखना,
यानी प्लेटें तो ये थी हमारी। तो बेटा यहाँ 3 कैपेसिटर आपको नजर आने चाहिए। 3 कौन कौन से देख, क्या ये वाला एक कैपेसिटर नजर आ गया? टोटल डिस्टेंस कितना बोल दिया? d। कैसे, सोच के देख। एक कैपेसिटर ये बनाया, दूसरा कैपेसिटर देख ये वाले पे एक ऊपर और एक नीचे, ये बना दे, एक ऊपर और एक नीचे। समझ आ गया यहां तक? ये हमारा C1, इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा A एप्सिलॉन नॉट बाई d/2। अरे डिस्टेंस d/, नहीं चमका यार कि इसके लिए d/2 हो गया। अरे अब इसकी चर्चा कर, इसकी चर्चा कर। इसके लिए क्या लिखेगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट d/2। आया ही नहीं यार। क्या दिस डिस्टेंस इज d/2? क्या दिस एरिया इज A/2? अरे उड़ गए तोते भाई साहब, नहीं आया। क्या ये भी ऐसा ही आएगा? A/2 एप्सिलॉन नॉट d/2। चमक गया रे। इसको बाकी सोल्व करना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। यहाँ लिख दो 2c, इसको लिख दो c, इसको लिख दो c। सॉल्यूशन कर लो, c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? नहीं चमका क्या? कई बार होता है k1 का वैल्यू 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया। अरे मैं तो कह रहा हूँ जितना चाहे उतना दे दो, तुम्हें तो एक ही काम करना है, सॉल्यूशन करो। समझ आ गया बेटा सवाल? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सवालों में क्या करना है आपको? सब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्रॉब्लम्स हमने सोल्व कर ली, जिसके अंदर हम किस तरह से सोल्व करते हैं वो आपको मैंने बता दी। अब सुनते जाएं और सुने बेटा। मैं आपको इसके अंदर बहुत लेवल के सवाल नहीं कराया हूँ, क्योंकि बहुत लेवल के सवाल आते नहीं हैं इस चीज़ से इतने। हालांकि वेरिएबल सवाल भी हमारे होते हैं, इसके वेरिएबल भी अपन कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ करने की वेरिएबल की, इसलिए मैं नहीं कराया वेरिएबल सवाल बेटा। अब सुनते जाएं अगला। हमें जैसे एक इससे जोड़कर एक सवाल बनाया गया। क्या सवाल बनाया गया? कि सब एक कैपेसिटेंस ये है और एक ये है, ठीक। आपसे बोला गया एक 20 वोल्ट का बैटरी लगाया हमने। कितने वोल्ट का लगाया बेटा? ये भी C है और ये भी C है, ठीक है। इतना आपसे बोला गया कि इनिशियली में ये कंडीशन थी, तो बताओ U इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का था? या कह दूं ये C और ये C कितना हो गया? क्या C/2 हो गया क्या? तो एनर्जी स्टोर कितनी हुई हमारी? हाफ ऑफ CV²। क्या दिस इज द इनिशियल एनर्जी? ये तो तब की बात थी जब इनिशियल कंडीशन है। आपसे क्या कहा गया कि यदि दोनों कैपेसिटर के बीच में, यदि दोनों कैपेसिटर में से इस कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम भर दिया जाए K बराबर 2 का, K बराबर 2 का मीडियम भर दिया जाए। अब बोला गया, पहले बताओ इसका, ये तो U इनिशियल था, मैं कहता हूं U इनिशियल 1 के लिए बताओ हाफ CV²/4, क्योंकि V/2 ऐसे ही U इनिशियल फॉर 2 के लिए बताओ हाफ CV/2 का स्क्वायर। ये तो इनिशियली में एनर्जी थी इनकी, ये टोटल है ये दोनों की, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा। और सुने, इतनी कहानी पढ़ी हमने कहा जैसे इसको भर दिया, अब बताओ U कितना हो जाएगा? तो बेटा जैसे आपने भर दिया तो ये कितना C का हो जाएगा? इसका C कितना हो जाएगा? क्या 2C हो जाएगा? नहीं चमका यार, 2C हो जाएगा। तो 2 और C कितना हो गया? क्या 2/3 हो गया? तो अब जो एनर्जी लिखूंगा टोटल फाइनल हाफ ऑफ 2/3C इंटू V²। दिस इज द फाइनल एनर्जी ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स। अगर इसकी अकेले की एनर्जी लिखता तो क्या लिखता? हाफ ऑफ 2C फाइनल, वो लिखता मैं V/3 का होल स्क्वायर। क्योंकि कैपेसिटर डबल है तो पोटेंशियल इसका आधा हो जाएगा। इसको 2 भाग मिलेंगे, इसको 1 भाग, इसको 1 भाग मिला बेटा। इसकी एनर्जी लिखोगे फाइनल वाली हाफ ऑफ C इंटू 2V/3 का होल स्क्वायर। अब आपसे कई बार इनके रेशियोज पूछता है कि साहब रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप रेशियो को सोल्व कर सकते हो। क्या समझ आ गई कहानी? सीधा रेशियो भी होता है बेटा। ये हमारा क्या था? U फाइनल, इसका क्या है? U इनिशियल। क्या करोगे? क्या इसको दोनों का रेशियो निकाल लोगे यहाँ से डिवाइड करके, तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे सर्किट के सवालों के अंदर, जिनके अंदर आपको एक बार मीडियम नहीं दिया गया एक के अंदर और एक में मीडियम भर दिया गया, तो सवाल को कैसे सोल्व करना, ये बातें आपको मैंने चर्चा में करवा दी। अगली बात करते हैं बेटा जी, ये हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बातें करी, इसमें वेरिएबल का सवाल मैंने फिर नहीं करवाया, फिर बोल देता हूं मैं। बाकी अब तुम सारे सवाल इसके कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट हमारा, जब कोई 2 कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में ये कहानी
कि साहब आपने ये कोई कैपेसिटर की प्लेट लिया, आपने क्या कहा कि साहब ये हमारे पास कोई प्लेटें हैं, ये हमारी कैपेसिटर की प्लेट है, इनके बीच में कोई मटेरियल को इंसर्ट करा रहा हूं। ये प्लस का है हमारा, ये माइनस का है। सोच के जाना, ये कैपेसिटर था हमारा जिसकी डिस्टेंस थी d, जिसका डिस्टेंस क्या था बेटा, d डिस्टेंस था, ये समझ लो। ये d डिस्टेंस का हमारा कैपेसिटर है। हमने क्या कह दिया गया, सब इसके अंदर एक ऐसे, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक है, जिसको अपन इसके अंदर एंटर करवाना चाह रहे हैं। इस डाइलेक्ट्रिक को एंटर करवाना चाह रहे हैं तो बेटा एक बात सोचना, ये अगर प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है। बस इनिशियल में कैपेसिटर था, इसके अंदर आप इस डाइलेक्ट्रिक को करवाना चाह रहे हैं कि यहाँ माइनस जनरेट हो जाएगा। सोच के देख, क्या यहाँ प्लस जनरेट हो जाएगा? क्या एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो कौन सा लगेगा रे? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा? ये बात तो चमकी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और आप इसको अंदर एंटर करवाना चाह रहे हो, तो यार ये दौड़ते हुए आएगा? नहीं आया यार। क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा नीचे की तरफ? फोर्स लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेट करते हुए आएगा ये। मैं ये कह रहा हूं कि साहब इसको स्लोली लाना है। कैसे लाना है? स्लोली लाने में क्या एनर्जी में चेंज हुआ, क्या चार्ज में चेंज हुआ, क्या पोटेंशियल में चेंज हुआ, क्या कैपेसिटेंस में चेंज हुआ, सभी के अंदर क्या परिवर्तन हुए, सारे निकालने हैं। अब सुन, तो बेटा आपने अगर इसको स्लोली लाना चाहोगे तो क्या एक फोर्स लगाना पड़ेगा आपको एक्सटर्नल इधर की तरफ, जो इसके बराबरी होगा। भाई जो सोच के देख, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है तो क्या यहाँ इंडक्शन हुआ कुछ? इसके कारण से एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, क्या नीचे की तरफ लगेगा? हम चाहते हैं स्लोली आए ताकि इसकी जो वर्कडन होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो बेटा इस तरह से अपन को एक फोर्स एक्सटर्नल से लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, जो इसको इसके बराबर लगाए ताकि स्लोली हमेशा आए। समझ में आ गया? बताओ सबसे पहला कहानी, चार्ज ऑन द प्लेट्स कितना है? क्या Q है? क्या बाद में भी क्या रहेगा? फाइनल में भी यही रहेगा, फाइनल बराबर इनिशियल। ये कभी भी चेंज, अरे चार्ज पैदा थोड़ी होता है यार, चार्ज तो कंजर्व होता है हमारा। चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। साहब ये बात समझ में आ गई। अगली बात कर बेटा, जैसे तू इसमें एंटर करवा रहा है, एक बात बता, क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये K का है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा? क्या, या मैं कह दूं C जो होगा हमारा, C कैपेसिटेंस, वो पहले अगर C था तो अब C जो आ जाएगा नया, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा K इंटू C, जिसको हम लिख देंगे K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। चमका रहे, क्या K टाइम्स बढ़ जाएगा? जैसे मीडियम डाल दिया, हमेशा C का काम है बढ़ना, हमेशा C का काम है बढ़ना। दूसरी बात, तीसरी बात करूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ले या पोटेंशियल की बात कर ले बेटा, पोटेंशियल की बात कर ले, तो पोटेंशियल जो होगा नया, क्या पोटेंशियल बराबर क्या Q बाई C होता है? Q बाई C होता है। तो बता, क्या Q तो कांस्टेंट है यहाँ? Q में कोई, अरे यार Q कहाँ से पैदा होगा? आपने कौन सी बैटरी में लगा रखा है? ये तो पहले से आया हुआ था प्लेटों पे चार्ज, तो हमने कह दिया Q तो कांस्टेंट, क्या C जो नया होगा वो हो जाएगा K इंटू पुराना C। तो हमें कह दिया कि सब जो V आएगा वो पुराने वाला V नोट बाई K आ जाएगा। अरे नहीं चमका यार? क्या V में परिवर्तन समझ में आ गया? क्या घट जाएगा V? या कह दूं C बढ़ गया तो V घट गया, क्योंकि Q तो क्या है? चमक गई बात। C बढ़ गया तो V घट गया, लेकिन Q क्या है? कांस्टेंट। अब बात करते हैं बेटा चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन क्या कहा जाता है बेटा? सोच के देख, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो V बाई डी होता है हमारा। अरे क्या होता है? V बाई डी। क्या V हमारा क्या हो गया? अरे क्या घट गया? तो लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फैक्टर से घट गया हमारा? K फैक्टर से घट गया। यानी आप लिख सकते हो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड इंटू K। इस K फैक्टर से हमारा
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट गया। तो सब आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घटा कैसे बढ़ा, सारी बातें आपने यहाँ से देख ली। अगली बात सुन लो बेटा, अगली बात करते हैं फोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। प्लेटों के बीच में फोर्स में क्या फर्क पड़ा? अब आंसर आपको सोच के देना है। क्या करते हो बेटा? जैसे ही आपने ये कहा तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में ये आता है, सुनना ध्यान से। मान लीजिए प्लेट था हमारा, आपने ये मीडियम डाल दिया, ये मीडियम डाल दिया, तो यहाँ तो प्लस का सिग्मा था ही, ये माइनस का सिग्मा मान लो। यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा? माइनस का सिग्मा। और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा? प्लस का सिग्मा। ये सोचते जाना, बिल्कुल बिल्कुल जो चीज़ें कह रहा हूँ वो समझते जाना बेटा। ये प्लस का और ये माइनस का, यही हो जाएगा। आपसे पूछा गया इस प्लेट पे फोर्स बताओ, इस प्लेट पे फोर्स बताओ, तो आप क्या कहते हो? सब इलेक्ट्रिक फील्ड। आप क्या कहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, क्यू बाई क्यू, चार्ज क्यू इस पे। ठीक है सब, यही होता है। अब क्या हो गए? सब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो घट गया। बिल्कुल गलत बात है। गलत बात क्यों है? ये समझना कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो फोर्स घटेगा, ये गलत बात है। क्यों? देख, इस प्लेट पर जो फोर्स ऑन द प्लेट लगेगा वो किस किस कारण से लगेगा? ध्यान से सुनना। वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा, यहां इंड्यूस्ड, फिर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड, माइनस वाला इंड्यूस्ड के कारण से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किस कारण से? इस वाले इंड्यूस के कारण से। यही आएगा इज इक्वल टू इनटू ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट दिस पॉइंट इनटू यहां का चार्ज वो कितना है? माइनस का क्यू। समझ में आया ये बात? बताओ क्या ये दोनों तो बराबर बराबर होंगे रे? सोच के देख बिल्कुल। अरे इसके कारण से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा इसके कारण से भी तो उतना ही आएगा। बचा किसके कारण से? इसके कारण से, तो लिख दिया सिग्मा बाई, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड था इनटू क्यू, चार्ज क्यू लिख दिया। तो बेटा आंसर सिग्मा को बदल लो, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नोड। दिस इज द न्यू फोर्स। क्या फोर्स में कोई परिवर्तन आया? डज नॉट चेंज ऑन द फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आया। तो ध्यान रखना, जब आपने पहले से किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रखा है और आप उसके बीच में कोई मीडियम को इंसर्ट करा रहे हो तो ये सारी चीज़ें इस तरह से चेंज हो जाएगी। बट जो हमारा फोर्स होगा उस पर कोई परिवर्तन, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बढ़िया सवाल था हमारा बेटा, जिसमें गलती करते हैं हम लोग कि साहब फोर्स को भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार चेंज कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी एनर्जी की। एनर्जी की क्या बातें करते हैं? देखो, आपसे कहा गया कि सब आपने जो किया ये काम, तो उसके लिए आपको कितना काम करना पड़ा, कितना एनर्जी करना पड़ा, क्या हुआ बताओ। क्या इनिशियल एनर्जी लिख सकते हो बेटा इसकी? क्या लिखोगे? हाफ ऑफ क्यू। क्या क्यू कांस्टेंट है क्या? तो लिख दूंगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, यही आएगा। ये हमारा इनिशियल था, इक्वेशन नंबर 1। यू फाइनल लिखो बेटा, हाफ ऑफ, क्या क्यू तो कांस्टेंट है हमारा, तो सी कितना हो जाएगा? के इंटू सी हो गया। क्या दिस इज इक्वेशन नंबर 2? नहीं चमका यार। अरे आया कि नहीं आया यार? बोल, क्लियरिटी आई? अब क्या कहा मैंने कहा सब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। देखो इनिशियल माइनस, ये एनर्जी पहले थी, ये एनर्जी बाद में है, तो हमने कह दिया हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2c 1 माइनस 1 बाई के। देखो तो ये वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सोच के देख। क्या ये वैल्यू छोटा है? यानी ये वैल्यू छोटा होने का मतलब बाद में एनर्जी घट गई। बाद में एनर्जी, तो बताओ जैसे ही आपने कोई मीडियम इंसर्ट कराया तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ी कि घटी? तो बेटा एनर्जी घट गई, वो एनर्जी घट गई। तो सब जो एनर्जी घटी वो गई कहाँ?
वो आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाने में खर्च हो गई कि आपको अलग से काम करना पड़ा, तब जाके ये एंटर कराना पड़ा, नहीं तो ये भाग के आ जाता अंदर। तो काम तो करना पड़ा ना यार आपने। तो सब जो एनर्जी में कमी आई, एनर्जी में जो परिवर्तन आया, वही क्या हुआ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ने जो काम किया वही हमारा ये एनर्जी में परिवर्तन आया। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस भी हमने सोल्व कर दिया। क्या समझ आ गई बेटा ये बातें? अगला पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, पहला हमारा सवाल था जिसके अंदर हमने ये कहा था कि सब हमारे पास चार्ज कर लिया गया था कैपेसिटर को और किसी के अंदर मीडियम में एंटर करवा रहे थे। अब सुनो, फिर से यही सवाल आ गया। अब की बार क्या कहा, आपने चार्ज नहीं लगाया बेटा, आपने क्या लगा दिया, इसको एक V वोल्ट की बैटरी से लगा दिया। अब सुनते जाना ध्यान से, अगर आपने V वोल्ट की बैटरी से इसको लगा दिया तो क्या कहानी होती है, ढंग से सुना। मैंने कहा कि यार जैसे इसके अंदर आप इसको इंसर्ट करवाते जाओगे, सोच के देखना, सोच के देखना, क्या C बढ़ता गया? अरे किसका वैल्यू बढ़ता गया? C का वैल्यू बढ़ता गया। एक बात बताओ, इनिशियल चार्ज क्या रहा होगा? पहली बात कहूं, इनिशियल चार्ज, क्या इनिशियल चार्ज क्यूब इनिशियल बराबर CV रहा होगा? क्योंकि और C कितना है हमारा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। दूसरी बात कहूं कि सब पोटेंशियल की बात कहो तो ये बता, क्या तूने बैटरी लगा रखी है क्या? क्या कुछ भी डाल दे कुछ भी निकाल ले, ये तो V के बीच में लगा है ना यार। तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कुछ भी डाल दे कुछ भी निकाल ले, तो B बैटरी से लगा हुआ है, वे V क्या रहेगा, इस टर्मिनल पे कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब मैं कह दूं कि सब ये कांस्टेंट है, दूसरी बात सुनना, यानी V में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब आपसे बोला गया कि सब इनिशियल C, तो C था ही हमारा, इनिशियल जो C है, इनिशियल C जो था वो A एप्सिलॉन नॉट बाई D था, यही था। अब जो आएगा नया C वो क्या आ जाएगा रे भाई, C बराबर Q बाई V। क्या V तो कांस्टेंट है, तो हम तो सीधा कहते हैं यार कि सब V तो कांस्टेंट है, तो C क्या हो जाएगा, K इंटू पुराना C। यानी ये कह सकते हैं K इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई। ये हमेशा ध्यान रखे, जैसे ही आपने कोई मीडियम इंसर्ट करवा दिया तो हमारे पास वो जो C आएगा नया वाला, वो नया C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, K फैक्टर से बढ़ गया साहब नया C, चमका बिल्कुल, ये आ गया। अब आप बताओ कि साहब ये तो आपने Q इनिशियल लिखा, अब बताओ क्या Q फाइनल क्या लिखोगे रे? Q बराबर CV, V तो कांस्टेंट है और C क्या हो जाएगा, K इंटू C इंटू V। नहीं चमका यार, क्या फाइनल C Q आ गया, क्या इनिशियल Q था तेरे पास, दोनों चमक गया, क्योंकि V तो कांस्टेंट है तो पर C चेंज हो गया, C कितना हो गया अब, KC हो गया नया, चमक गई ये बात। V में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनल आएगा वो पुराने वाला अपॉन K आएगा, या कह दूं सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नोड, यानी E भी बदल जाएगा हमारा, E में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा साहब। यहाँ तक भी चर्चा कर ली हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की कर ली, पोटेंशियल की कर ली, इन सब बातों की हमने चर्चाएं कर ली। अब सुनते जाना, अब जो अगली बात करेंगे वो फोर्स की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। बेटा फोर्स का फॉर्मूला भी बेसिकली तो मैं आपको बताया, वो हमने अभी भी सोल्व किया था। वो ये कहा था कि सब फोर्स का वैल्यू आपका क्या होता था कि सब इसके कारण से फोर्स प्लस इसके कारण से फोर्स प्लस इसके कारण से फोर्स, जिसके अभी जो पहले वाले में जिसमें फोर्स का वैल्यू क्या आ रहा था हमारा, कांस्टेंट आ रहा, फोर्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। लेकिन अब चेक करते हैं, अब सोचो क्या जैसे जैसे तुम ये एंटर करवाते जाओगे क्या ये चार्ज का वैल्यू बदलता जाएगा? नहीं चमका यार। मैं ये कह दूं कि सब फोर्स का जो वैल्यू था हमारा वो था क्या, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। मेरे हिसाब से तो यही था। क्या इनिशियली में फोर्स यही था क्या दोनों प्लेटों के बीच में, यही था। क्या अब की बार चार्ज बदल रहा है? पिछली बार नहीं बदल रहा था। क्या अब की बार चार्ज बदल रहा है? तो क्या फोर्स फाइनल लिखूंगा, कितना लिखूंगा चार्ज,
देखो चार्ज की जगह क्या लिख सकता हूँ फाइनल की जगह, के इंटू पुराने वाला, तो लिखूंगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास नया फोर्स आ गया जो के स्क्वायर इंटू दिस आएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, क्यू हमारा बदल गया, के सी हो गया। अरे चमका क्या। अब बात करते हैं एनर्जी की, यानी अब की बार हमारे पास फोर्स कांस्टेंट। अब बताओ यू इनिशियल कितना था या ई इनिशियल कितना था, हाफ ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट या सी स्क्वायर सी इंटू वी स्क्वायर, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। बोल है कि नहीं है, क्या वी कांस्टेंट है, अब की बार ये लेना पड़ा। यू फाइनल लिखना चाहूँ हाफ ऑफ के सी इंटू वी, तो कांस्टेंट है यार। बताओ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कैसा आया रे, क्या या कह दूं, या ये कह दूं कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर के माइनस 1 आया। अब सोचो क्या एनर्जी बढ़ी कि घटी, क्या एनर्जी बढ़ गई अब की बार। इसका मतलब आपने कोई ना कोई इस पे काम किया, आपको अब की बार धक्का लगाना पड़ा इस पे। क्या करना पड़ा आपको, ऐसे धक्का लगा के प्रेस करके दबाना पड़ा इसको, पहले वाले खींचना पड़ा रहा था स्लोली के लिए, अब की बार स्लोली आपको फोर्स जो लगाना पड़ा वो इधर ना लगाकर इधर लगाना पड़ा था। इसका मतलब एनर्जी आपकी बढ़ रही है, आपने जो काम किया था मतलब आपकी एनर्जी खर्च हो रही थी, इसका मतलब ये यू फाइनल बढ़ रहा है। यानी ये सारी चर्चाएं हमने इस कैपेसिटर के लिए बात कर ली बेटा, जिसके अंदर अपन कैसे कैसे चर्चाएं करेंगे वो बातें हमने समझ ली। अगला लास्ट टॉपिक है इसका हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज और लीकेज करंट। किसकी बात करते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज और लीकेज करंट की बातें अपन करते हैं। देखो तो लीकेज करंट और ब्रेक डाउन में क्या कहानियां होती है हमारी, हेडिंग डाल लो ब्रेक डाउन और लीकेज करंट। देखो आपने एक नाम पढ़ा था डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, पढ़ा था ना, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा एक चीज दिमाग में बिठा लेना, जो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था वही हमारा लीकेज करंट का कंसेप्ट है। उसी का दूसरा नाम हमारा क्या है, लीकेज करंट। उसी का दूसरा नाम क्या है हमारा, लीकेज करंट। मैं कह दूं पहले बात करें ब्रेक डाउन वोल्टेज, पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं पहले ब्रेक डाउन वोल्टेज की। देखो होता क्या ब्रेक डाउन वोल्टेज, मैंने क्या कहा कि साहब हमारे पास ये कोई प्लेटें हैं, ठीक साहब, आपने क्या कर दिया, यहाँ कोई पोटेंशियल लगा दिया इन प्लेटों के लिए, ठीक, ये प्लस का था, ये प्लस का है ही, और ये माइनस का है। इनके बीच में कोई मीडियम रख दिया, ये कोई मॉलिक्यूल रख दिया, कोई भी मीडियम रख दिया आपने, मैं तो कह रहा हूँ ये रख दिया आपने, ये रख दिया, ठीक, जिसके अंदर ये हमारा माइनस होगा, ये हमारा प्लस, सॉरी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। चमका ये बात, ज़्यादा मत सोचो, इतना ही सोचो कि साहब आपने ये रख दिया इसके अंदर। क्या हुआ कि जैसे जैसे तूने पोटेंशियल बढ़ाया, जैसे जैसे तूने क्या बढ़ाया, पोटेंशियल बढ़ाया। अब सोच के देख, इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स कितना है, 0। क्यों, अरे नेट फोर्स 0 का मतलब क्या ये वाला अट्रैक्शन इधर लगा रहा है, क्या ये वाला इधर लगा रहा है, क्या नेट फोर्स ऑन द मटेरियल इज 0? नहीं चमका यार, नेट फोर्स तो 0 है ना। लेकिन एक बात सोच कि जैसे जैसे तूने V बढ़ाया, एक जैसे मैं खड़ा हूं मान ले, मेरे पे कोई मेरे हाथों को ऐसे खींच रहा है, 2 न्यूटन से खींचा दोनों तरफ, नेट फोर्स कितना, 0, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से खींचा, नेट, ये भी 4 से खींच रहा है, ये भी 4 से, नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 0 0, बिल्कुल चमका। 500 न्यूटन से खींचा, इधर भी 500 इधर भी 500, अभी भी क्या है नेट फोर्स 0। साला 2000 न्यूटन से खींचा, इधर भी 2000 इधर भी 2000, क्या हुआ, 0 है नेट फोर्स। तो सब हमने नेट फोर्स 0 लगाया, पर क्या एक हाथ को ये ले गया और एक को नहीं चमका यार, क्या ऐसा हुआ, क्या फूट गया क्या? हमने पोटेंशियल को बढ़ाया, हमने नेट फोर्स तो उतना ही 0 ही बना रखा है, लेकिन एक पर लगने वाला मैग्नीट्यूड बढ़ता गया बेटा, तो हमने ये कह दिया कि साहब ये फूट गया। ये क्या हुआ, आपने क्या किया, इसको बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो इधर वाला और बढ़ा, इधर वाला और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया कंडीशन कि साहब ये
फूट गया। ये क्या हो गया? जब हमारा मटेरियल फूट जाए, मटेरियल फूट जाए, तब जो हमारा पोटेंशियल कहलाता है, जिस पोटेंशियल पर हमारा मटेरियल फूट जाए, दिस पोटेंशियल इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी वो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। जिस चार्ज, अब देखो ये चार्ज दौड़ना शुरू कर देंगे, दौड़ना शुरू किए, ध्यान से सुनना, दौड़ना शुरू किए तो प्लस वाला इधर जाएगा। क्या इनके बीच में ये प्लस प्लस था हमारा, इनके बीच में एक अंदर एक करंट पैदा हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि पॉजिटिव वाला चार्ज इधर दौड़ेगा और नेगेटिव वाला इधर दौड़ेगा। दिस करंट इज नोन एज लीकेज करंट। अरे क्या कहलाती है ये हमारी लीकेज करंट कहलाती है कि साहब ये करंट हमारी कब आई? जब वो फूटा। तो ये वोल्टेज क्या कहलाया हमारा? ब्रेकडाउन वोल्टेज। समझ में आ गया? अब इस कंडीशन को आप अगर सवाल को सोल्व करना है तो आपको कैसे सोल्व करोगे? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में Q बराबर क्या था? Q बराबर Q नोड e की पावर t बाई टाउ था, और Q नोड क्या था हमारा? V इंटू सी, V इंटू सी था। ध्यान रखना इस बात को, देख लेना मेरा पीछे वाला लेक्चर। मैं कह दूं करंट की बात करें बेटा, तो करंट होगा I नोड मैक्सिमम करंट हमारा I नोड 1 माइनस टी की ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, या सीधा लिख दूं जो मैक्सिमम करंट था, वो मैक्सिमम चार्ज का जो था वेरिएशन वो हमारा इससे होगा, इससे होगा, तो इससे तुम करंट भी निकाल सकते हो, करंट का वैल्यू तुमको मिलने लग जाएगी, एक उल्टी करंट पैदा हो जाएगी जिससे अपन कहते हैं लीकेज करंट। बोल क्लियरिटी आई मेरी ये बात? और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बेटा? वो होता है Q नोड बाई टाउ, और Q नोड को लिखते हैं वी सी बाई आर सी, जिसको अपन ने C से C काट दिया V बाई आर। ये हमारी चर्चा हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज की कर ली। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज के सवाल कैसे आते हैं उस पर एक बार और चल लेते हैं बेटा। ब्रेक डाउन वोल्टेज के सवाल क्या होते हैं वहां पर चलते हैं, देख सुनता जा। तू कौन कहां से आई है, ये हुस्न कहां से लाई है, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, तेरा नूर नहीं इंसानों सा, क्या खुदा से मिलकर आई है, क्या फूलों से नहा कर आई है। हाँ, तो अपन ब्रेकडाउन वोल्टेज की प्रॉब्लम की बात करते हैं बेटा। सोच के देख, तेरे को कहा है कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। सोच के देखना, बिल्कुल टाइम पास सवाल करा रहा हूं मैं। आपसे बोला गया कि सब ये जो है हमारा कैपेसिटर, इस पे प्लस का 10 माइक्रो कूलाम है। कितना है? प्लस का 10 माइक्रो कूलाम, माइनस का 10 माइक्रो कूलाम, और ये जो कैपेसिटेंस है इसका वो 2 माइक्रो फैरड का है। ये कितने का है? 2 माइक्रो फैरड का। ये हमारा 4 माइक्रो फैरड का है बेटा। इस पे जो चार्ज है वो है हमारा 12 माइक्रो कूलाम, ये माइनस का 12 माइक्रो कूलाम इनिशियली में है, ये चीज़ है ना। और इसकी बात कर दूं तो इस पे है हमारा 20 माइक्रो कूलाम, और ये है हमारा 4 माइक्रो फैरड का। ठीक, ये हमारा कैपेसिटेंस है। इस तरह से आपसे बोला गया कि कितने वोल्ट का बैटरी लगाऊं ताकि सारे के सारे कैपेसिटर क्या बने रहे, हमारे सही तरीके से बने रहे, सारे के सारे कैपेसिटर बच जाए तो कितना लगा सकता हूं। अब तू सोच के देख, इस पर कितना पोटेंशियल आ सकता है मैक्सिमम। सोच के देख, इस पे जो पोटेंशियल आ सकता है बेटा वो आ सकता है 20 V बराबर, इसके लिए V बराबर Q बाई सी। क्या 5 वोल्ट आ सकता है? अरे इसके बराबर यहां कितना लगा सकते हो तुम? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट से ज्यादा आप यहां पर नहीं लगा सकते। ये बात तो चमकी साहब, बिल्कुल सब 5 वोल्ट आप यहां लगा, इससे ज्यादा लगाओगे तो ये फूट जाएगा। दूसरी बात, यहां पहुंचते बेटा, यहां के लिए पोटेंशियल कितना है पता करो, इसको मत देखो अभी, यहां पता करो कितना है। क्या 10/2 5 वोल्ट आ गया? अरे नहीं चमका यार, ये 5 वोल्ट, और ये कितना हमारा, यहां कितना है हमारा 3 वोल्ट।
तो 3 और 5 तो कितना हो गया 8। यहां कितना लगा सकते हो आप 8 वोल्ट, इनके बीच में 8 वोल्ट और इनके बीच में कितना लगा सकते हो 5 वोल्ट। तो कितना लगाओगे 8 लगाओगे कि 5 लगाओगे, सोच के बताओ। क्या 5 वोल्ट लगाओगे? नहीं चमका यार। अगर आपने 5 वोल्ट से ज्यादा लगा दिया, इनके अनुसार लगा दिया, तो ये फूट जाएगा। ये सारे के सारे कैपेसिटर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या है हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये सारा का सारा हमने कह लिया कि साहब 5 वोल्ट है। अब सुनो, आपसे बोला गया इस पे चार्ज कितना आया, फिर बताओ इस पे चार्ज कितना आया। ये तो इस पे क्या थे, मैक्सिमम चार्ज थे हमारे। हमने कहा कि साहब आपने ये 5 वोल्ट का लगाया, साहब बहुत बढ़िया। इस पे तो आ जाएगा हमारा कितना 20 माइक्रोकुलाम, यहां माइनस का 20 माइक्रोकुलाम। ये तो हमारा कितने का था 5 वोल्ट पे था। हाँ, ये कितने का है बेटा 2 माइक्रोफेरेड का, और ये कितने का है 4 का। बताओ अब सुनो 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 सुनो, इन पे जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा। क्या 2:1 आना चाहिए, यानी इस वाले का 5/3 इंटू 2, क्या 10/3 वोल्ट आएगा इस पे, और इस पे कितना आएगा बेटा 5/3 वोल्ट इस पे ये आएगा। तो इस पे चार्ज निकाल के देखो चार्ज कितना आ रहा है। भाई इस पे तो हमारा 10/3 वोल्ट आया, जबकि इस पे वोल्ट कितना आ सकता था, क्या 5 वोल्ट आ सकता था। आया कितना 10/3, क्या 5 से कम है, सेफ है बिल्कुल। ये कितना आ सकता था यहाँ पर 3 वोल्ट, यहाँ कितना है 3 से कम है, इसका मतलब सेफ है। तो इसका कितना आया हमारा 5 वोल्ट। तो ये हमने देख लिया कि सब ये हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज के लिए सवाल होता है। बोल समझ आ गई कहानी बेटा जी, कर सकते हैं क्या इस चीज़ को हम लोग। चलो एक काम करते हैं, एक सवाल हमारा लास्ट सवाल और करवा देता हूँ, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा जी। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे फिर बाद में। देखो एक सवाल क्या बचा हमारा लास्ट का, एक वर्कडन का सवाल जो अभी अभी मैंने पहले करवाया था, उसी को मैं करवाने जा रहा हूँ एक बार फिर से। सुनो कैसे करते हैं हम लोग। सुनते जाना। मैंने कहा मेरे पास ये एक प्लेट था बेटा, और एक प्लेट ये है, ठीक। ये प्लस का क्यू वाला प्लेट है, ये प्लस का क्यू है। मैं सिग्मा लिख देता हूँ यार, सिग्मा है बेटा यहाँ, यहाँ क्या है माइनस का सिग्मा। फिर मैं क्यू में भी बदल लूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या कहा गया कि इन प्लेटों के बीच में कोई भी डिस्टेंस था डी, कितना था डी। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज बिकम्स 2D। इस पे एक फोर्स लगा दिया हमने बाहर से, इधर कोई फोर्स लगा होगा, सोच के देखना। ये कौन सा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। क्या ये प्लेट इस पे फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, हमको इस फोर्स के बराबरी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो स्लोली स्लोली इसको मूव करवाए। स्लोली स्लोली का मतलब है काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमने इसको स्लोली स्लोली मूव करवाया, कितने डिस्टेंस बना दिया 2D। कई बार आपके दिमाग में आता है कि सर आपने एनर्जी का फॉर्मूला हमको लिखाया था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखाया था, एनर्जी E बराबर लिखाया था हाफ ऑफ C A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V स्क्वायर, यही लिखाया था हमको। बोल चमका ये बात, हाँ सर बिल्कुल यही लिखाया था। अब मैं ये कह दूं कि साहब ये बात तो ठीक है आपकी, ये लिखाया था, पर एक बात सोचो कि साहब ये वाला एनर्जी जो था फाइनल इनिशियल था। अगर फाइनल लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D इंटू V स्क्वायर। ये बात भी समझ में आ गई मेरे को, सब ये बात भी सही है। क्या हमारा इसमें चेंज आया, अरे एनर्जी में चेंज आया कि नहीं आया, आया। वही चेंज क्या करना पड़ेगा आपको, वर्क डन। पर ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। मैं पहले भी आपको बता रहा था इसको करने का तरीका क्या है। देख बेटा हमने क्या बोला कि जनरल मान लिया ये डिस्टेंस कितना है x, जनरल क्या मान लिया ये डिस्टेंस x है। बता इसके कारण से इस पे फोर्स कितना लगा, वो फोर्स लिखो। तो फोर्स लिखने का तरीका था सिग्मा बाई 2A एप्सिलॉन नोड। ढंग से देख लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड आएगा, सिग्मा बाई सिग्मा स्क्वायर आएगा, सॉरी
या ऐसा लिख दो, मैंने कह दिया कि सब इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड इनटू चार्ज, इस पे चार्ज कितना आएगा सिग्मा इनटू एरिया। तो यहाँ से हमने लिख दिया सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। ये हमारा किसका वैल्यू आया है, फोर्स का वैल्यू। समझ में आया साहब, फोर्स का वैल्यू आया, फोर्स का वैल्यू आया, बिल्कुल चमका ये चीज़। सब फोर्स का वैल्यू आपने ये निकाला। अब तुम बताओ फोर्स का वैल्यू आ गया, सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हो, ए बाई एप्सिलॉन नोड। अरे सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हो, ए बाई एप्सिलॉन नोड लिख सकते हो, बिल्कुल सही बात है साहब, ए बाई एप्सिलॉन नोड लिख दो। तो एफ बराबर सॉरी क्यू बाई सिग्मा क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, क्यू बाई ए लिख दिया। तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नोड। ये तो हमारा एक फोर्स था, ये फोर्स लगा इस समय पर जब हमने कहा, ध्यान सुनना, जब हमने कहा सब ये फोर्स लगा। अब आप इसको ले जा रहे हो, जैसे ले जा रहे हो, जैसे ही ले जा रहे हो, क्या आपके पास में क्या कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा तो हम क्या करेंगे कि साहब आप लिखोगे एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यार जैसे जैसे तुम दूर लेके जा रहे हो तो बेटा Q बराबर क्या है तुम्हारा CV, Q बराबर CV, और Q को क्या लिख सकते हो A एप्सिलॉन नोड बाई x इंटू वी। अगर V कांस्टेंट है, अगर V कांस्टेंट A एप्सिलॉन नोड बाई x इंटू वी आ गया हमारा। नहीं चमका रही ये चीज़। तो सब ये बात हमने पढ़ ली। और V को क्या लिख सकते हो, क्या V को लिख सकते हो हमारा E अपॉन, अरे E अपॉन क्या लिखोगे E अपॉन, या लिख दो V बराबर E इंटू डी, E इंटू, या V को V देख लो यार, क्या Q का वैल्यू आ गया। अरे इस Q का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो फोर्स का वैल्यू जो आएगा वो आएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नोड स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नोड इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से a एप्सिलॉन नोड से a एप्सिलॉन नोड काट दो। क्या दिस फोर्स इज वेरिएबल, इसको dx कर दो, इंटीग्रेशन कर दो d से लेके 2d तक, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये आपका सही तरीका रहेगा वर्क डन निकालने का, ये वर्क डन निकालने का, या कितनी एनर्जी हो जाएगी वो यहाँ से आएगा हमारा। तो रटने की जो, हाँ यहाँ से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कर सकते हो, बट यहाँ से करने की कोई जरूरी, यहाँ से करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ये हमारा सही तरीके से आएगा। ये हमने बेटा हमारा कैपेसिटर जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। कैपेसिटर में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो ध्यान से इस लेक्चर को पूरे को देख लो। टोटल अपने 3 वीडियो लेक्चर है, यानी लगभग मान के चलो कि 4 घंटे का हमारा पूरा चैप्टर है तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये जो कैपेसिटर है दोनों एक जैसे चैप्टर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल को देखने के लिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।